मैं हरिवंश सिंह आप सभी सम्मानित साथियों को हृदय से प्रणाम करता हूं, सादर अभिवादन करता हूं। आइए आज मेरे इस यूट्यूब सेशन में आपका स्वागत है। मिशन मास्टर 2026 का ये जो उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती परीक्षा 2026 का आपका जो बैच में चला रहा हूं, आप सबके सहयोग के लिए उसका डेमो प्रश्न पत्र आपके सामने आ गया है। आप सब इसको ध्यान से देखें। निवेदन है कि सारे प्रश्नों को ध्यान से मैं क्रम से पढ़ता चल रहा हूँ, बताता चल रहा हूँ, उसको आप देखते चलिए, पढ़ते चलिए, समझते चलिए और इसको आप रजिस्टर में अपने नोट भी कर लीजिएगा, आपसे निवेदन है। तो चलिए मैं शुरुआत करता हूँ बिना किसी देरी के। चूँकि शुरुआत भाषा से करना उचित समझता हूँ। आज के चैप्टर में हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी से 40 प्रश्नों की श्रृंखला है, 40 अंकों की श्रृंखला है। चूँकि 20 अंक हिंदी से, 10 अंक संस्कृत से, 10 अंक अंग्रेजी से आएंगे प्रश्न पत्र में, तो ऐसे में 40 अंकों की एक तैयारी के साथ 40 प्रश्नों का एक क्रम आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। इसको ध्यान से आप सभी देखेंगे, समझेंगे। तो पहला प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में वर्ग कितने बताए गए हैं? वर्णों की संख्या तो 52 है। एक जो अभी मानक बढ़ा हुआ है उसकी गणना अभी प्रश्न पत्रों में कहीं भी दर्शाई नहीं गई है। आपकी परीक्षा के समय तक मान लीजिए वो दर्शा दिया जाएगा तो 53 हो जाएगा। लेकिन अभी की जो स्थिति है, प्रश्नों में हिंदी वर्णमाला में संख्या 52 ही दर्शाई जाती है। तो पहला प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में वर्ग कितने बताए गए हैं? हिंदी वर्णमाला में वर्ग कितने बताए गए हैं? 5 वर्ग। कौन से वर्ग? का वर्ग, काका का गंगा, चा वर्ग, चाचा चाचा। ये पहला प्रश्न है जो आप देख रहे हैं। ये आपका पहला प्रश्न, हिंदी वर्णमाला में वर्ग कितने बताए गए हैं। तो इसमें जो है आप देखिए ध्यान से, ये आपका है 5। उसमें ऑप्शन रहेगा 3, 4, 8, 5। 5 आपको मारना है। का वर्ग, काका का गंगा, चा वर्ग, चाचा चाचा, टा वर्ग, टाठा डढ़ा, ता वर्ग, ताथा धना, पा वर्ग, पापा बाबा माँ। तो ये आपका पहला प्रश्न हुआ। दूसरा है, श्रृंगार के कितने पक्ष होते हैं? श्रृंगार मतलब श्रृंगार रस। श्रृंगार रस के कितने पक्ष होते हैं? 2 पक्ष होते हैं, संयोग पक्ष, विपक्ष, वियोग। संयोग और वियोग श्रृंगार के 2 भेद माने गए हैं। उसके बाद ये आपका दूसरा प्रश्न हुआ। फिर आपका तीसरा प्रश्न होता है ये है, संचारी भाव कितने होते हैं? रस में संचारी भाव, भाव, विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव की जो है जानकारी आपको रस में दी जाएगी डिटेल में जब हम आप पढ़ेंगे रस को। तो संचारी भाव कितने होते हैं? 33 होते हैं। इनकी संख्या होती है 33। छंद के कितने प्रकार हैं? छंद के 2 प्रकार हैं। कौन कौन से? वर्णिक और मात्रिक। वर्ण के आधार पे और मात्रा के आधार पे। अब आ गई आपकी कुंडलिया है। कह रहे हैं कि कुंडलिया में कितने चरण होते हैं? कुंडलिया में कितने चरण होते हैं? तो भैया कुंडलिया में 6 चरण होते हैं, दोहा में 4 चरण होते हैं, सोरठा में 4 चरण होते हैं, चौपाई में 4 चरण होते हैं। अभी आपने पढ़ा होगा पढ़ाई के समय कहीं, तेग गते 200, 13, 11, 11, 13, ये दोहा और सोरठा में मात्राओं की गणना के बारे में बताया गया है। इसको मैं डिटेल में आपको बताऊँगा। अभी आप इतना जानें कुंडलिया में कितने चरण होते हैं। चूँकि दोहा, सोरठा, चौपाई में 4 चरण होते हैं, ये हम आप सभी जानते हैं लगभग, इसलिए मैंने एक क्वेश्चन उठाया है। कहीं मैंने पढ़ा भी था किसी भी प्रश्न पत्र में, कुंडलिया में कितने चरण होते हैं? 6। अलंकार। अब अगला प्रश्न है अलंकार मूलतः कितने प्रकार के होते हैं? अलंकार के भेद मूलतः शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभय अलंकार। कहीं पर जो है 2 अलंकार ही दिए गए हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार। इसमें थोड़ा सा सजग रहना पड़ेगा। संभवतः आपके प्रश्न पत्र में अगर 2 रहेगा तो 3 नहीं रहेगा, 3 रहेगा तो 2 नहीं रहेगा, जो मुझे लगता है। और लेकिन जो वास्तविक रूप में अगर आप गणना करेंगे अलंकार के भेद की, तो मूलतः 3 ही मानी जाएगी मेरे विचार से। पीपर 5 सरिस मंडोला। पीपर 5 सरिस मंडोला, इसमें कौन सा अलंकार है? सरिस का मतलब समान। उपमेय से उपमान की तुलना जहाँ की जाए, और जो तुलना करने वाले शब्दों की जहाँ पर आपको दिख जाए स्थिति, तो वहाँ पर आप उपमा अलंकार लगा देंगे। यहाँ सरिस है, उपमा अलंकार
अध्यक्ष में प्रयुक्त उपसर्ग, अध्यक्ष, अध्यक्ष में प्रयुक्त उपसर्ग अधि उपसर्ग है, इसमें ध्यान देना है, अधि उपसर्ग है। अगला है आपके सामने अभीष्ट, अगला है ये अभीष्ट, अभीष्ट में प्रयुक्त उपसर्ग है अभि, अभीष्ट में प्रयुक्त उपसर्ग है अभि। प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं, प्रत्यय कितने प्रकार में विभक्त हैं, दो। कितने प्रकार में, दो। कौन कौन से होते हैं, कृत और तद्धित, कृत प्रत्यय होते हैं और तद्धित प्रत्यय होते हैं। कृत और तद्धित, कृत जो है क्रिया के साथ और तद्धित शब्दों के साथ, ये आप इसको ध्यान दें। जैसे इसको मैं डिटेल में जब बताऊंगा आपको प्रत्यय के बारे में, तब उसमें आपको डिटेल में समझाऊंगा। अभी केवल इतना जाने आप कि प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के वर्गों में विभक्त किए गए हैं प्रत्यय। अगला प्रश्न है बनावट में कौन सा प्रत्यय, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें थोड़ी सी गलती कर जाते हैं, आवट लिख जाते हैं कभी कभी हम लोग। बनावट में वट प्रत्यय है। चवन्नी, चवन्नी में कौन सा समास है, चवन्नी में द्विगु समास है, संख्यावाची है, इसमें कोई दो राय नहीं है। नवयुवती महत्वपूर्ण है, नवयुवती में थोड़ा सा कन्फ्यूज कभी कभी कुछ लोग हो जाते हैं, सभी नहीं। तो नवयुवती में कन्फ्यूज नहीं होना है, कर्मधारय समास है। यहाँ पर युवती की जो है विशेषता, यानी वो नवयुवती है। पारा का तत्सम रूप क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। पारा, पारा का तत्सम रूप पारद है। पारा का तत्सम रूप क्या है, पारद। पारा को तत्सम पारद बोलेंगे हम। पारा एक तद्भव शब्द है। सैंधव किसका पर्याय है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। सैंधव घोड़ा का पर्यायवाची माना जाता है। इत्यादि में कौन सी संधि है, यण संधि है। इत्यादि में यण संधि है। 16 प्रश्नों पे पहुंच गए हैं आप हिंदी के, अभी 4 प्रश्नों से। ऐसे हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल किसे कहते हैं, हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल किसे कहते हैं, तो हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल हम कहते हैं भक्तिकाल को। लोकायतन के रचयिता कौन है, सुमित्रानंदन पंत। लोकायतन के रचयिता आपके सुमित्रानंदन पंत जी हैं। कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा गया है, केशवदास जी को कहा गया है। विकर्षण का विलोम आकर्षण, विकर्षण का विलोम आकर्षण है। तो कुल मिलाकर हिंदी के 20 प्रश्न आपके ये पूरे हुए। अब ये हिंदी के जो 20 प्रश्न आपके पूरे हुए, ये मैंने कोशिश ये की है कि आपके हिंदी के जो पाठ्यक्रम में जो भी जितने भी आपके पॉइंट इसमें हैं अलग अलग, सारे जितने भी चैप्टर हैं सबको मैंने टच करने की कोशिश की, हर एक पार्ट को। हाँ, इसमें एक चीज़ है, अपठित जो है गद्यांश पद्यांश उसको नहीं लिया है मैंने, कहीं भी नहीं लिया, हिंदी संस्कृत अंग्रेजी कहीं भी इसलिए नहीं लिया है कि वो अपठित की एक सीरीज़ मैं अलग से बना दूंगा बाद में, जब आपकी परीक्षा नज़दीक आ जाएगी। तो उसमें से आप लगभग एक हफ्ते 10 दिन में उसको आप पढ़ लेंगे, तो लगभग 50 से 60 में अपठित की सीरीज़ बनाऊँगा एक एक भाषा में, तो उसमें से आपको मिल जाएगा। तो इसलिए इसमें प्रश्न पत्रों में मैंने उसको नहीं डाला है, उसमें समय आपका ज़्यादा जाया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब संस्कृत के प्रश्न शुरू होते हैं आपके। 21 से शुरू कर रहा हूँ। संस्कृत वर्णमाला में मूल स्वर कौन कौन से हैं, कितने हैं, 5 हैं। पहली बात तो कितने हैं, 5 हैं। कौन कौन से हैं, अ, ई, उ, रि और लि, ये मूल स्वर माने जाते हैं। वार्तिककार किन्हें कहा गया है, कात्यायन जी को कहा गया है। पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि आपने पढ़ा होगा, बहुत ही ये त्रिमुनि कहे जाते हैं, बहुत ही विद्वान संस्कृत के। पाणिनि का अष्टाध्यायी बहुत ही फेमस है। गुरु शब्द का पंचमी व्यक्ति बहुवचन का रूप आपसे पूछा जा रहा है। गुरु शब्द का पंचमी व्यक्ति बहुवचन, तो गुरु शब्द पंचमी व्यक्ति बहुवचन जो है आपका है गुरुभ्या। फिर कटहल, कटहल कहते हैं पनसा को, पनसा भी मिलेगा आपको, पनसम भी मिलेगा आपको, जो भी मिले दोनों में से दोनों सही है। संस्कृत में उपसर्ग कितने होते हैं, संस्कृत में उपसर्ग होते हैं 22। संस्कृत में 22 उपसर्ग होते हैं। अभी आपने एक पीछे पढ़ा था, महौजा का संधि विच्छेद होता है, महाधन ओजा, यहाँ गलती नहीं करनी है, महाधन औजा नहीं करना है, महाधन ओजा, महाधन ओजा, महौजा।
उसके बाद इसमें संधि कौन सी है, आप लोग संधि कौन सी है इसमें कमेंट में बताएंगे। महाधन ओजा में संधि कौन सी है, तुरंत आप लोग कमेंट में बताएंगे। इस वीडियो को देख के तुरंत बताएंगे आप, ये ध्यान दीजिएगा, उसको ढूंढ कर खोज के नहीं बताइएगा। प्रायण उभय पदार्थ प्रधानों किससे संबद्ध है, यानी प्रायण उभय पदार्थ प्रधानों किसका सूत्र है, ये किस समास को सुनिश्चित करता है, द्वंद्व समास को। किसको, द्वंद्व समास को। कर्मवाच में कर्ता और कर्म में विभक्ति कौन सी होती है, कर्मवाच में कर्ता और कर्म में कौन सी विभक्ति होती है, तो कर्ता में तृतीया होती है और कर्म में प्रथमा होती है। जब कर्मवाच्य होगा तो कर्ता में तृतीया होगी और कर्म में प्रथमा होगी। एकदम कन्फर्म जान लीजिए आप। जैसे सः पुस्तकम पठति, वह पुस्तक पढ़ता है, ये क्या है, ये कर्तवाच्य हो गया। अब सः को टेन कर दिया हमने, तृतीया कर दिया। पुस्तकम, पुस्तकम प्रथमा है, प्रथमा। अब पठत को पठते कर दिया मैंने, तो पठते क्यों हुआ, चूँकि प्रथमा का जो कर्म है वो प्रथमा है, इसीलिए पठते ही होगा। इस कर्म के अनुसार जो है क्रिया की विभक्ति, वो क्रिया का वचन जो है सुनिश्चित होगा। प्रथमा व्यक्ति है, कर्म कर्मवाच्य में, और कर्मवाच्य में कर्ता क्या है, तृतीया विभक्ति है। इसको ध्यान दीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है बहुत सरल, लेकिन थोड़ा सा हम मिस कर जाते हैं, इसको ध्यान दीजिएगा। अगर आपसे पूछे कर्तवाच्य में कर्ता, कर्तवाच्य में कर्ता प्रथमा विभक्ति, कर्मवाच्य में कर्ता तृतीय विभक्ति, इतना ध्यान दीजिएगा आप सभी। अगला है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, उपाध्याय पढ़ता है, इसका संस्कृत अनुवाद। उपाध्याय पढ़ता है, इसका संस्कृत अनुवाद। सामान्यतः क्या करेंगे लोग, ज़्यादातर लोग उपाध्याय पठति कर देंगे, जबकि ये गलत है। ये गलत क्यों है, आपने जब आप विभक्ति प्रकरण पढ़ेंगे तो उसमें आप ये अच्छे से पढ़ेंगे कि अधीते के प्रयोग में पंचमी विभक्ति होती है कर्ता में। इसको आप जब विस्तृत अध्ययन कराया जाएगा तब आप उसमें देखेंगे। तो यहाँ पर उपाध्याय पढ़ता है, उपाध्यायात अधीते, ये शुद्ध होगा। उपसर्ग एवं प्रत्यय प्रयुक्त होते हैं आगे पीछे, उपसर्ग आगे और प्रत्यय पीछे, ऐसे प्रश्न हो सकता है। उपसर्ग एवं प्रत्यय प्रयुक्त होते हैं, उसमें दे देगा ऊपर नीचे, बराबर बराबर, आगे पीछे, कुछ ऐसे भी दे सकते, इनमें से कोई नहीं, तो आपको आगे पीछे लगाना। उपसर्ग आगे और प्रत्यय पीछे। चलिए, ये आपके संस्कृत के 10 प्रश्न हो गए, 21 से 30 तक। अब आगे आपका आएगा अंग्रेजी। अंग्रेजी में आप ध्यान दें, अंग्रेजी बहुत कठिन नहीं आएगी, सामान्य अंग्रेजी आएगी। 2-4 क्वेश्चन तो बिल्कुल सामान्य रहेंगे, तो इसलिए आप लोग बहुत घबराइएगा नहीं। और मैंने इसलिए जो है अंग्रेजी बहुत ही स्पष्ट लिखने की कोशिश की है, जिससे कि आप सभी को पठनीय लगे ये। तो ये जो है, ये आप देखें, अंग्रेजी के प्रश्न आपके कुछ इस प्रकार हैं। पहला प्रश्न आपने देखा, ये है, सी इज मैरिड, बीच में रिक्त स्थान है, ए डॉक्टर। तो यहाँ क्या भरा जाएगा, टू ए डॉक्टर, टू ए डॉक्टर। ये क्या है, टू ए डॉक्टर, यहाँ टू भरा जाएगा। पार्ट ऑफ स्पीच आपको पढ़ना पड़ेगा, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, सारी चीज़ें, इंटरजेक्शंस, जो भी चीज़ें हैं पार्ट ऑफ स्पीच की, जो 8 भेद होते हैं, उनको आपको पढ़ना पड़ेगा। वो तब आप इसको आसानी से समझ ले जाएंगे। तो ये सी इज मैरिड टू ए डॉक्टर। अगला क्वेश्चन, चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ ऑब्सक्योर।
ऑब्सक्योर इसका सिनोनिम, ये जो है इसका सिनोनिम आपको बताना है, हिडन होगा इसका सिनोनिम, छिपा हुआ। उसके बाद ये है रिलक्टेंट, इसकी मीनिंग आपको बतानी है हेजिटेंट, यानी हिचकिचाहट। कहते नहीं कि बहुत हेजिटेशन हो रही है। फिर उसके बाद है 34वां, इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड। इफ़ यू वर्क हार्ड, यदि आप कठिन काम करोगे, कठिन परिश्रम करोगे, यू विल सक्सीड, आप सफल होंगे। ये कौन सा सेंटेंस है? सिंपल तो हो नहीं सकता। पहली बात तो इसमें आप देखिए 2 सेंटेंस जुड़े हुए हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। अब इसके बारे में भी, सिंपल, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड, इसके बारे में भी आपको जो है जब इंग्लिश आप डिटेल पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। अभी ये आप जानिए कि इफ़ यू वर्क हार्ड, इफ़ लगा हुआ है, पहले जो पहला वाक्य है इसमें इफ़ यू वर्क हार्ड, इसकी मदद से दूसरे वाक्य की पूर्ति हो रही, यू विल सक्सेड। ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। वन हुई स्पीक्स लेस, वन हुई स्पीक लेस, जो कम बोलता हो उसको क्या कहते हैं? टैकिटर्न कहते हैं उसको। जो ज़्यादा बोलता है उसको टॉकेटिव कहते हैं, बातचीत करने वाला बातूनी कहते हैं उसको। और जो रिजर्व रहता है उसको कहते हैं रिजर्व रहता है, संकोची स्वभाव का होता है। उसमें ऑप्शन होते हैं 4, उसमें 4 में ये ऑप्शन आपको मिलेगा तो उसको आपको सही कर देना है। उसके बाद चूज द करेक्ट एडवर्ब। वर्ब एडवर्ब सब आपको पता होगा, और जिनको नहीं पता होगा उनको बहुत ही आराम से, बहुत ही सहजता के साथ ये स्टेप बाय स्टेप मैं बता दूंगा। चूज द करेक्ट एडवर्ब स्लोली। 4 ऑप्शन जो उसमें थे उसमें से मैंने उठाया, उसमें 4 ऑप्शन हो सकते हैं, जैसे हो सकता है गुड, बेटर, बेस्ट, स्लोली। तो एडवर्ब मतलब क्रिया विशेषण, ये स्लोली जो है क्रिया विशेषण है। ये कहते नहीं है कि ही रन्स स्लोली, वह धीमे दौड़ता है। तो रन्स यानी रन दौड़ना क्रिया हो गई, स्लोली, स्लोली का मतलब हो गया कि धीमे दौड़ता है। तो यानी कि क्रिया की विशेषता बताने वाला शब्द है ये स्लोली। ये स्लोली हो गया क्रिया विशेषण एडवर्ब। थोड़ा सा जुकाम हो गया है, खांसी आ रही है, क्षमा करेंगे आप सभी। उसके बाद फिर आप चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 37वां क्वेश्चन है ही इज रिच। ही इज रिच, बीच में स्पेस, इसको आपको भरना है। ही इज रिच, यहीं पे आपको आंसर डालना होगा। ही इज़ नॉट हैप्पी, तो यहाँ क्या आएगा? तो उसमें 4 ऑप्शन दे देंगे आपको, एंड दे देंगे, आर दे देंगे, और दे देंगे, बट दे देंगे। ही इज रिच बट ही इज़ नॉट हैप्पी। ही इज रिच बट ही इज़ नॉट हैप्पी। 38वां क्वेश्चन, वन हु कैन नॉट रीड और राइट। रीड और राइट, जो पढ़ और लिख नहीं सकता उसको क्या कहते हैं? इलिटरेट कहते हैं। इलिटरेट, ये देखिए आप। ही इज़ फंड, यहाँ पे ऑफ आ जाएगा। ही इज़ फंड ऑफ म्यूजिक। 40वां और आज का अंतिम प्रश्न है, ही राइट्स ए लेटर चेंज इनटू पैसिव वॉइस। इसको किस में बदलना है? पैसिव वॉइस में। पैसिव वॉइस का मतलब समझ रहे हैं आप? जैसे